सभी को नमस्कार। मैं मुकेश कुमार। आज हम जून 2015 का सेकंड पेपर हल कर रहे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, जून 2015 का सेकंड पेपर हल कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, वीडियो को स्टॉप करके अंग्रेजी के क्वेश्चन देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट हैं और प्रतिपादित करने वाले उनको सुमेलित करना है। रिया तट के बारे में बताया है। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स विलियम वेवेल से संबंधित। इलस्ट्रेशन ऑफ हैटनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ एक रूपतावाद है, उससे संबंधित है। प्लेफेयर की पुस्तक है। और बेस लेवल की जो अवधारणा है पावेल की है। शुरू करते हैं। देखिए, ये सुमेलित करना है। पेनीप्लेन समप्राय मैदान। तो इसमें डेविस ने बताया था, अंतिम जो स्थलाकृति है किसी भी स्थल रूप की, उसको पेनी प्लेन कहा था डेविस महोदय। और एक रूपतावाद जेम्स हटन, स्कॉटिश भूगोलवेता। चतुष्फलकीय परिकल्पना ये लोथियन ग्रीन ने प्रस्तुत की थी। टेट्राहाइड्रल थ्योरी जिसे कहते हैं। पारंपरिक सहवन वर्तमान सिद्धांत। सहवनीय तरंग जो सिद्धांत है वो होम्स महोदय ने प्रस्तुत किया था। तो इसमें आप मिलान कर लेना कौन सा आंसर बन रहा है। आगे चलते हैं। रिया तट किसका उदाहरण है? तो रिया तट जो नदी घाटी होती है और जब नदी समुद्र में गिरती है तो एक प्रकार से जो एस्चुरी बनती है, उसका कुछ भाग नीचे धंस जाता है। तो नदी की जो घाटी है, कुछ है वो सागर में समा जाती है, जिसे रिया तट कहते हैं। और हिमनद जो होता है ग्लेशियर, उससे संबंधित है, उसको डाल्मेशियन तट या फ्योर्ड तट कहते हैं। उनको फ्योर्ड तट कहते हैं। तो इसमें आएगा निमग्न उच्च भूमि तट रेखा। ये दूसरा आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव वेव थियोरी ऑफ टाइड्स का प्रतिपादन किसने किया था? एक देखिए, ये प्रगामी तरंग सिद्धांत है और एक है स्थैतिक तरंग सिद्धांत। तो प्रगामी तरंग सिद्धांत, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, ये विलियम वेवेल ने प्रस्तुत किया था। और जो स्थैतिक तरंग सिद्धांत है वो हैरिस ने प्रस्तुत किया था। तो ये प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी विलियम वेवेल इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन ऑफ द हैटनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक जॉन प्लेफेयर ने लिखी थी। देखिए, जेम्स हटन एक रूपतावाद से संबंधित हैं। उन्होंने बताया था कि वर्तमान है वो भूत की चाबी है, कुंजी है। न तो आदि का पता है, न ही अंत का कोई भविष्य है। और जो आज हमें जो चट्टानें और जो अवशेष मिल रहे हैं, उनसे भूतकाल के बारे में पता चलता है। तो जो चट्टानें हैं वो भूपृष्ठ के एक प्रकार से पेज हैं, पन्ने की तरह हैं, जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो 1785 में उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वैसे सिद्धांत नहीं था, एक प्रकार से उनके सिद्धांत को चार्ल्स लेयल और जॉन प्लेफेयर, इन्होंने ही अपनी पुस्तकों में वर्णित किया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आधार तल की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार से अधिक
रिपीट हो चुका है। पावेल महोदय हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया था बेस लेवल की संकल्पना। अगला क्वेश्चन ये देखिए, जॉर्ज हेडले द्वारा प्रतिपादित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसमें जॉन हेडले ने देखिए विषुवत रेखा और ध्रुव के बीच जो तापमान में अंतर होता है उसको माना है। और हेडले देखिए जिससे इसी के नाम पर हेडले कोष, विषुवत रेखा के आसपास का जो है उसको हेडले कोष कहा गया है, इन्होंने ही खोजा था। हेडले कोष है, उसके बाद फेरल कोष है, और फिर उसके बाद पोलर सेल्स ध्रुवीय कोष है। आगे चलते हैं, ये इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। वेस्टर्लीज एंड ट्रेड वाइंड्स आर एग्जाम्पल ऑफ, किस प्रकार की विंड है? इंग्लिश में आप देख सकते हैं, सरफेस सर्कुलेशन ऑफ ओशियन वाटर, कोस्टल एरिया, हाउ मैनी इसेंशियल्स मेसोफाइट्स। तो देखिए, पछुआ हवाएं और व्यापारिक हवाएं किन हवाओं के उदाहरण हैं? देखिए, मेसोस्केल, टोपोस्केल, मैक्रोस्केल, माइक्रोस्केल। तो ये माइक्रोस्केल से संबंधित हैं। जब जल वाष्पीकृत होता है तो जल को वाष्पीकृत करने में प्रयुक्त ऊर्जा का क्या होता है? वाष्पीकृत जल अणु में गुप्त ऊष्मा के रूप में जमा होती है। ये परछन लिखा है, इसका मतलब गुप्त ऊष्मा के रूप में जमा होती है। अगला क्वेश्चन, मौसम वैज्ञानिक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित के अनुसार 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। तो इसमें किसके अनुसार, क्या आधार मानते हैं चक्रवातों को वर्गीकरण करने का, ये पूछा गया है इसमें। चक्रवात के केंद्र में वायुदाब, वर्षा, चक्रवात का व्यास या पवन की गति। तो जो गति होती है पवन की उसको आधार माना जाता है, पवन वेग। अगला क्वेश्चन, हवा की दी हुई मात्रा में 20 ग्राम जलवाष्प है, उसी तापमान पर 80 ग्राम जलवाष्प होने से वह हवा संतृप्त हो जाएगी। हवा की सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होगी? तो इसमें 80 ग्राम जलवाष्प है, हवा की एक दी हुई मात्रा में 20 ग्राम है और उसी तापमान पर 80 ग्राम जलवाष्प होने से वह संतृप्त हो जाती है। हाँ, 100% जलवाष्प वाली जो हवा है उसे संतृप्त हवा कहते हैं। तो हवा की सापेक्षिक आर्द्रता है वो कितनी होगी? ये देखिए 80 ग्राम होने से हो जाती है और 20 दिया है, तो ये 25% हो गया इसका आंसर। महासागर के जल का पृष्ठीय परिसंचरण निम्न से संचालित होता है। महासागरीय धाराओं का क्वेश्चन है ये। महासागरीय धाराएं हैं उनको गति कहाँ से मिलती है? प्रमुख रूप से प्रतिरोधक बल से, ज्वारीय बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से या प्रवाहित पवन से। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रवाहित पवनें। पवनों के अनुसार ही महासागरीय धाराएं हैं उनका सर्कुलेशन होता है। और जैसे पवन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में अपनी दिशा बदलती हैं, उसी प्रकार से महासागरीय धाराएं भी अपनी दिशा को बदल देती हैं, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। अगला क्वेश्चन, तटीय बालू टिब्बा के निर्माण हेतु बालू कण का आदर्श व्यास कितना होता है? देखिए, इसमें बालू का कण का जो आदर्श व्यास है 1/4 मिलीमीटर से लेकर
उससे अधिक हो सकता है। इसमें देखिए क्या ऑप्शन दिया है, 0.15, 0.25, तो ये यहाँ पर ये सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, झंझा महोर्मी द्वारा अधिकाधिक प्रभावित होने वाला तटीय क्षेत्र है। तो इसमें आंध्र प्रदेश, चेन्नई, केरल और पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव है पश्चिम बंगाल तट पर होता है इसका। अगला क्वेश्चन, पौधों को उनकी वर्धी ज़रूरतों को पूरा करने हेतु कितने आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए कितने आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको मोटे तौर पर 18 तत्व है वो मानते हैं। हालांकि कई जो पर्यावरणविद हैं और वनस्पति वेता हैं उन्होंने कुछ अंतर भी बताया है इसमें। अगला क्वेश्चन 15 का, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समोद्भिदों की बहुलता होती है। तो इसमें देखिए उष्ण कटिबंध, उपध्रुवीय, शीतोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्र। तो शीतोष्ण क्षेत्र। आगे चलते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन देखिए, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये रेडजेल महोदय, ये सुमेलित करना है उपागम और उनका योगदान, न्यू डिटर्मिनिज्म, वेलफेयर, बिहेवियर, मॉडर्न, ह्यूमनिस्ट। और हु इज द पायोनियर इन कॉमर्शियल ज्योग्राफी, ये चिशोलम महोदय। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर, ये आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इसको वीडियो को रोक के देख सकते हैं। किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 12th लेवल का। ये फ्रेडरिक रेडजेल महोदय, जिन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी, नृ विज्ञान पुस्तक लिखी थी और ये डार्विन के विचारों से प्रभावित थे। ये सुमेलित करना है। देखिए इसमें नव निश्चयवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म, ये ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया था, जिसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, रुको और जाओवाद। और फिर ये कल्याणपरक, ये स्मिथ महोदय हैं, उनसे संबंधित है। और व्यवहारवादी उपागम, ये विलियम क्रिक, उनका योगदान रहा। और आधुनिक मानवतावादी, ये गुमन ओल्सन, इनसे संबंधित हैं। तो इसमें देखिए सही आंसर क्या होगा, ये दूसरा हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, व्यापारिक भूगोल के प्रणेता। तो ये जी चिसोलम, इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने अनेकता में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो देखिए क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है और इसमें एक तो देखिए अनेकता में एकता, पृथ्वी की एकता को स्वीकार करने वाला एक पार्थिव एकता है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। अनेकता में एकता ये तो कार्ल रिटर ने बताया था। तो अगर डाइवर्सिटी इन यूनिटी, पार्थिव पृथ्वी की एकता, पार्थिव एकता अगर नाम आता है तो उसे उसमें ब्लास महोदय, इसमें देखिए ब्लास नहीं है नाम। हालांकि पृथ्वी की एकता को हमबोल्ट ने भी माना था और ब्लास ने भी माना था। और इसमें कार्ल रिटर का नाम है, तो सबसे पहले हमें कार्ल रिटर, ये सही आंसर होता है इसका। आगे चलते हैं। चर्चिल शैम्पूल किस स्कूल ऑफ ज्योग्राफी से संबंधित हैं। चर्चिल है वो रेडजेल की शिष्या थी और ये अमेरिकन स्कूल से संबंधित हैं। कुमारी एलिन चर्चिल, ये पर्यावरणवादी हैं। तो इसमें सही आंसर होगा अमेरिकन। अगला क्वेश्चन,
2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या के सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही? तो सबसे कम नागालैंड में रही है दशकीय वृद्धि दर, ये हमें पता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बच्चों 0 से 6 वर्ष में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो इसमें अरुणाचल प्रदेश में 0 से 6 वर्ष में बाल लिंगानुपात दर्ज किया गया। ये इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। इन विच वन ऑफ द सिटीज फर्स्ट सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वाज सेट अप? हारवुड एंड बोय, ये देखिए, आप देख सकते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ इंडिया इज? ये देखिए 23 का क्वेश्चन है। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीय जनसंख्या का स्तर क्या था? तो कितने प्रतिशत नगरीय जनसंख्या थी? 31%, 31.16। निम्नलिखित में से किस शहर में पहला सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित किया गया? तो ये पहले बम्बई नाम था, मुंबई में किया गया है। हारवुड और बॉयस ने निम्नलिखित में से किस पद को जनता, कागजी कार्य और पार्सल को समर्पित जैसी चुक्ति के रूप में उल्लेखित किया है? तो क्रोड को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में पेट्रोलियम का उत्पादन का 30% हिस्सा अपतटीय इलाकों में होता है। समुद्र में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तट से 100 समुद्री मील तक फैला होता है। केवल 1% से कम समुद्री भाग ही संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। तो कौन से कथन सही हैं वो हमें ढूंढने हैं। देखिए पेट्रोलियम उत्पादन का ये बिल्कुल ठीक है, 30% होता है। समुद्र में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र ये 100 नहीं होता। और केवल 1% से कम समुद्री भाग ये भी सही नहीं है। और ग्रेट बैरियर रीफ ये सही है। तो ए और डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देशों का कौन सा समूह विश्व में खाद्य की कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ खाद्यान्नों की कमी मानी गई है? तो इसमें देखिए, इसमें उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जापान, रूस तथा पश्चिमी यूरोप। अगला, निम्नलिखित में किन देशों के समूह को अपनी मांग की पूर्ति के लिए लौह के आयात की आवश्यकता होती है? तो इसमें जापान, पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका। जापान में इतना ज़्यादा लोएस्क नहीं निकाला जाता, वो अपनी मांग का अधिकांश है वो आयात करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यस्ततम महासागरीय व्यापार मार्ग है? तो ये 12th लेवल का क्वेश्चन है और स्कूल लेक्चरर आरपीएससी में आ चुका है। ये उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, जो यूरोपीय देशों और यूएसए का जो तटीय भाग है, अटलांटिक तट, उसको जोड़ता है, जो विकसित देश हैं दोनों तरफ। निम्नलिखित में किसके आयात के कारण मध्य पूर्व देशों के साथ भारत का व्यापार संतुलन हमेशा ऋणात्मक होता है? तो इसमें हमें पता है, बिल्कुल आसान है, पेट्रोलियम मध्य पूर्व के देश हैं, अरब कंट्री वाले, वहाँ इराक, ईरान जो एरिया है, और इसमें पेट्रोलियम बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। 31 से लेकर इंग्लिश के हैं, ये आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में किस लेखक ने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया है? आर.एल. सिंह ने, हंटिंगटन ने, टिरवार्था ने और हर्बर्ट रिस्ले ने। हर्बर्ट रिजले भी नाम आता है, तो ये बिल्कुल सही है। हर्बर्ट रिस्ले ने सबसे पहले वर्गीकरण किया।
हार्टलैंड सिद्धांत काफ़ी बार आ चुका क्वेश्चन, ये मैकाइंडर ने प्रस्तुत किया था और उनकी पुस्तक डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में उन्होंने सबसे पहले हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारण कथन से संबंधित है। क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका भौगोलिक रूप से एक दूसरे के नज़दीक हैं, लेकिन ये मित्र पड़ोसी नहीं हैं। उनके राजनीतिक दर्शन में गहरे मतभेद हैं। तो इसमें ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी व्याख्या नहीं हो रही है, व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, संस्कृति वह सम्मिश्र समष्टि है जिसमें समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथाएं शामिल होती हैं। तो कल्चर संस्कृति की यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये टेलर महोदय ने प्रस्तुत की थी, E.B. टेलर ने। देखिए, वो ग्रिफिथ टेलर हैं, वो अलग हैं, और ये टेलर अलग हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोगों द्वारा लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधित्वों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये एकल अधिमानी बैलेट द्वारा, ये इसका सही आंसर है। किसके सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया गया कि कोई क्षेत्र गरीब है क्योंकि यह गरीब है? तो ये इसका है, ये मिर्डाल ने प्रस्तुत कहा था ये इसके बारे में। आगे, निम्नलिखित किस अवधारणा में निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक कारकों के महत्व को दर्शाने वाला ट्रिपल बॉटम लाइन TBL शब्द परिभाषित किया था? तो इसमें आएगा सुस्थिरता, सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें सुस्थिरता आएगा, ये सहवनीयता नहीं है, इसमें सुस्थिरता है ये। 38, निम्नलिखित में किस क्षेत्र की विशेषता विभिन्न महत्व वाले सेवा केंद्रों के अनुक्रम के माध्यम से ऊर्ध्वगामी तथा अधोगामी प्रवाही संचार तंत्र है? तो नोडल की विशेषता है जिसमें ऊर्ध्वगामी और अधोगामी प्रवाही संचार तंत्र होता है, नोडल्स। ये देखिए 39 से ये क्वेश्चन है इंग्लिश के। ये देखिए, हु हैज़ डिजाइन्स द प्लान ऑफ चंडीगढ़ सिटी, ली कार्बूजियर। काफ़ी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। तिस्तारियोजी ये इसके संबंधित है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नियोजन क्षेत्र परिवहन रेखा अथवा सिंचाई चैनलों के साथ विकसित होता है? तो ये अक्षीय विकास क्षेत्र है। चंडीगढ़ शहर का ली कार्बूजियर ने तैयार किया था। भारत के क्षेत्र में दंडकारण्य स्थित है, तो ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। दक्षिण पूर्व में दंडकारण्य, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, खासकर उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला एरिया है उसमें। तीस्ता नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तीस्ता तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। भारत के किस राज्य में सागवान के वन मध्य प्रदेश में है? जमाव अधिक पूछा है। सागवान के सर्वाधिक वन टीक, सागवान मानसूनी पतझड़ वनों में सबसे प्रमुख है साल सागवान, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, भारत के लगभग सभी संचलनीय तेल निक्षेप किस शैल में चट्टानों में पाए जाते हैं? तो देखिए, जितने भी हैं ज़्यादातर जो तेल हैं वो अवसादी चट्टानों में ही है, लेकिन उसका चेंज हो जाता है। तो ये तृतीयक युग टर्शियरी की अवसादी चट्टानों में। हुदहुद चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? ये आसान सा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का तटीय भाग। कौन सही है इसमें? अंगणितीय माध्य एक संख्यात्मक मूल्य है। अंगणितीय माध्य डाटा समूह में परिवर्तनशीलता से प्रभावित नहीं होता। अंगणितीय माध्य सदैव एक धनात्मक अंक होता है। अंगणितीय माध्य डाटा किसी और सांख्यिकीय विश्लेषण में उपयोगी नहीं होता। तो सही है, अंगणितीय माध्य एक संख्यात्मक मूल्य है।
कि पहला सही है इसमें। 47 का, निम्नलिखित कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति परिक्षेपण के अध्ययन की उपयुक्त विधि है? तो इसमें परिक्षेपण की उपयुक्त विधि माध्यिका ही होती है हमेशा। ये इंग्लिश के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वीडियो को आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मानचित्रण तकनीक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न विशेषताओं के मध्य स्थानिक सहबद्धता की माप के लिए उपयुक्त है? 48 का क्वेश्चन है। तो अर्थव्यवस्था की विभिन्न विशेषताओं के मध्य स्थानिक सहबद्धता के माप के लिए उपयुक्त है। तो दंड आरेख, वर्णमात्री समान, तो सबसे ज़्यादा पाई आरेख, व्हील और पाई डायग्राम। सुमेलित करना है। समान रेखा, बिंदु मानचित्र, विकिरण आरेख और तारक आरेख। देखिए, समान रेखा है वो समान मान वाले मूल्यों को मिलाकर खींचने वाली है, जैसे आइसोबार रेखा है। तो इसमें सही आंसर समान रेखा में ये इसमें 4 आ जाएगा परिवर्तन। और बिंदु मानचित्र जनसंख्या का वितरण के लिए है, और विकिरण आरेख प्राकृतिक समूह से, और तारक आरेख पवन की दिशा से। तो इसमें पहला है, इसमें 4, फिर 2, तो ये तीसरा आंसर है इसमें। और लास्ट का क्वेश्चन है, समगंभीरता रेखाओं की सहायता से क्या दर्शाया जा सकता है? तो महासागरीय जल की गहराई दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, समगंभीर रेखाओं का। तो ये 50 क्वेश्चन थे। सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन ही उस समय आते थे, अब तो एक ही पेपर होता है। और अभी आपके पास समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न पत्र हल करें। लगभग हर प्रश्न पत्र से 5 या 6 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और आशा करता हूं कि मैं इस बार आप बिल्कुल सफल होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।